हेलो एवरीवन, ज़हीर मलिक टैक्स एसोसिएट्स में एक बार फिर आपका खैर मकदम स्वागत और वेलकम है। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फाइनेंस बिल AY 25-26 जो पार्लियामेंट में पेश हुआ है। उसमें गवर्नमेंट ने कुछ इनकम टैक्स में रिलीफ दिए हैं, चेंजेस किए हैं, एज वेल एज GST में भी कुछ नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं और उसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो हम इसको सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग रिलीफ्स एंड चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नंबर 1, इन्होंने जो चेंज किया है वो ये किया है कि जो आपका न्यू रिजिम टैक्स का था, इनकम टैक्स का, उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो एग्जेम्पशन था वो तो 3 लाख ही रखा है, बट 3 लाख से 7 लाख तक का इन्होंने जो रेट रखा है इनकम टैक्स का वो 5% रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो AY 24-25 के लिए न्यू रिजिम में था वो 3 लाख का एग्जेम्पशन था, 3 से 6 लाख तक ये 5% ले रहे थे और 6 से 9 तक में 10% लेते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि एक तो उसको 3 से 6 की जगह 3 से 7 कर दिया है, यानी 3 का एग्जेम्पशन दिया है और 3 से 7 के बीच में आपको 5% देंगे, यानी कि जो आपका 4 लाख की इनकम है उस पर आपको 5% टैक्स देना होगा। मगर साथ ही इन्होंने एक काम और किया है, जो हम पहले रिजिम में निकालते थे तो हमारी 87A की रिजिम रिबेट 25,000 होती थी, जो कि अब अगर हम इसको हिसाब से लेते हैं, मान लीजिए 3 से हमारी 7 लाख तक की इनकम है तो हमारा टैक्स आज के जो इन्होंने नया बनाया है उसके हिसाब से बैठता है 20,000। तो हमें 20,000 का एग्जेम्पशन है, जबकि पिछले वाले रिजिम में अगर हम देखते हैं कि 3 लाख से 6 लाख तक टैक्स बनता था 5%, यानी कि 5 या 15,000, और अगले 1 लाख में 7 लाख पर 10% बनता था 10,000, तो 25,000 हो जाता था। 25,000 हमें 7 लाख तक में कोई हमें टैक्स नहीं देना होता था। तो आप ऐसे समझिए कि इन्होंने जो आपकी ये तो बढ़ाई है, बट आप देखिए 87A की जो रिबेट इन्होंने दे रखी थी 25,000 की, वो हमारी रिबेट अब अगर कैलकुलेट करें तो 20,000 की रह जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी इनको विचार करना पड़ेगा कि भाई 87A की रिबेट ये कम कैसे कर रहे हैं, यानी कि पहले 25,000 थी अब उसको 20,000 हो गया एक तरीके से अगर देखा जाए तो पहला चेंज तो इन्होंने ये किया है। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि आपका कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता था, उसका रेट जो 20% था वो अब इन्होंने घटा करके 12.5% कर दिया है। जो भी आपकी अदर देन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती थी, जैसे आपके मकान हैं, फिक्स एसेट्स है, या जो आपकी लैंड है, हाउसेज हैं, तो अगर जो आप उनको बेच रहे हैं तो उस पर पहले जो था 20% विद इंडेक्सेशन के साथ लगता था, इंडेक्सेशन के साथ उस पर टैक्स लगता था, बट इन्होंने अब उस टैक्स को कम कर दिया है, 20% की जगह 12.5 कर दिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो है इन्होंने इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया है, और इस इंडेक्सेशन की वजह से इस पे टैक्स की लायबिलिटी पहले से ज़्यादा मैं समझता हूँ कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जैसे जानते हैं सर्किल रेट भी लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो परचेज का और उसका सेल का डिफरेंस होगा वो बढ़ेगा ही, और बढ़ेगा तो उसमें कोई एग्जेम्पशन तो कोई इंडेक्सेशन तो दिया नहीं है जिससे उसकी कॉस्ट एक्विजिशन आप बढ़ा पाओ। तो जो नेट आपका डिफरेंस होगा उस पर आपको सीधा 12.5% देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ एक और इसमें ड्रॉबैक है कि ये जो इन्होंने 36 महीने का टाइम पीरियड था कि भाई 36 महीने में लॉन्ग टर्म होगा, अब इन्होंने उस लॉन्ग टर्म का पीरियड भी 24 मंथ कर दिया है। तो इससे देखते हैं अब इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि इससे मैं तो सोचता हूँ आई थिंक ये जो है इसमें टैक्स का इम्पैक्ट ज़्यादा ही आएगा, इसमें टैक्स का इम्पैक्ट कम नहीं होना है, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू सर्किल वैल्यू बढ़ेगी तो उसका जितना भी प्रॉफिट बढ़ेगा उस पर आप अगर इंडेक्सेशन करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाता था, बट अब वो रिलीफ नहीं मिलेगा, सीधा आपको स्ट्रेट 12.5% आपको देना पड़ेगा। नंबर 2, इन्होंने जो एक इन्होंने सैलरी वालों को जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था सेक्शन 16 में, वो पहले 50,000 मिलता था, अब इन्होंने उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया। यह एक अच्छा इनका कदम है। सेकेंडली जो पेंशन का एग्जेम्पशन मिलता था हमें सेक्शन से 57 में, वो भी अब इन्होंने 15,000 से 25,000 रुपये कर दिया है, जो कि ये सैलरीड पर्सन के लिए ये अच्छी खबर है कि उसको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के मिलेगा उसका, और प्लस जो
पेंशन रिलीफ है वो बढ़ के मिलेगा 15 से की जगह अब वो 25,000 रुपये हो जाएगा। और इसी के साथ साथ इन्होंने 80CCD जो सेक्शन है उसका सब सेक्शन 2 में जो डिडक्शन था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, वो भी 10 पहले 10 और 14 होता था, जो 10 प्राइवेट के लिए होता था और 14 उसके लिए होता था गवर्नमेंट के लिए। तो अब सारे ही जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उनको सब अब इन्होंने जो उसका एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन का जो एग्जाम वो दिया है वो 14 कंट्रीब्यूशन का, तो उन्होंने ये सबके लिए 14 कर दिया है। तो ये एक एज ए सैलरीड पर्सन के लिए ये अच्छी खबर है और इसमें उनको टैक्स का रिलीफ मिलेगा। साथ ही इन्होंने 2-3 चीज़ें और की हैं जो कि जैसे कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं वो अपना रेमूनरेशन इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं, तो अब उनको अगर एक साल में 20,000 रुपये से ज़्यादा आपने पेमेंट की है तो उस पे आपको TDS काटना है। इट मीन्स मतलब जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है वो एक अदर एंटिटी हो गई और जो इन्होंने पार्टनरों को पार्टनर्स को रेमूनरेशन और इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर फर्म जो है वो TDS काटेगी। TDS का रेट क्या होगा? TDS का रेट होगा 10%। अगर आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म में उसको रेमूनरेशन और इंटरेस्ट उसके पार्टनर को देते हैं और वो अगर एक्सीड करता है 20,000 से पूरे साल में, तो आपको उनका TDS काटना है और 10% और उस TDS को जमा करना है। तो अब एक बात ये आती है कि भाई इस काम से तो एक कंप्लायंस और छोटे फर्म में जिनकी छोटी छोटी फर्म है उनके लिए कंप्लायंस और बढ़ गई कि पहले वो TDS 10 नंबर लेंगे, 10 नंबर के बाद वो अपने पार्टनर का TDS काटेंगे, फिर जमा करेंगे, फिर उसकी रिटर्न फाइल करेंगे, देन इट विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 26 ऑफ द पार्टनर। अदरवाइज अगर वो जमा नहीं करेंगे उन्हीं में तो वो 26 में उनका रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो उसका क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो एक ये थोड़ा सा इन्होंने इसको किया है जो कि मैं समझता हूँ कि ये तो एक छोटे फर्मों पे छोटे उस पर एक इन्होंने बर्डन डाला है कंप्लाइंसेस का। नंबर तीन इन्होंने जो आप सोचते हो कि भाई TDS जो ये प्रॉपर्टी पे काटते थे 194 1A में जो काटते थे ये TDS 50 लाख से ऊपर कोई प्रॉपर्टी होती थी उस पे 1% आपको TDS काटना होता था जिससे आप ख़रीद रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है उसमें परचेज़र 2 हैं या सेलर 2 हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो 60 लाख की प्रॉपर्टी है और 2 परचेज़र हैं तो 2 जगह 30-30 लाख हो जाता था, तो वो उसको अवॉइड कर देते कि भाई अब TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। बट इन्होंने अब इसको भी इसमें भी 194 1A में भी अमेंडमेंट कर दिया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की है, वट एवर देयर आर 2 सेलर और देयर आर 2 परचेज़र, आपको आपको जो कंसिडरेशन है वो 50 लाख से ऊपर ही माना जाएगा और आपको TDS काट के उसका जमा करना पड़ेगा। एक ये भी इन्होंने धीरे से एक दूसरे एंड से एक ये भी कंप्लायंसेस इन्होंने अब बढ़ा दी हैं। और ये जो इन्होंने पार्टनर्स का TDS ये इन्होंने नया सेक्शन 194T एक नया इंसर्ट कर दिया इनकम टैक्स में, आपको TDS पार्टनर का काटना पड़ेगा। तो ये कुछ इनकम टैक्स में इन्होंने थोड़ा से चेंजेस किए हैं जो मेन चेंजेस हैं जो मैंने डिस्कस किए। और इसके अलावा एक थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि आप जो है 206C में ये एक आप कोई कार परचेज़ करते थे TCS काटा जाता था जो आपकी 10 लाख से ऊपर की परचेजेज होती थी, तो उस पर एक TCS काटते थे, वो मोटर व्हीकल से लिए था। लेकिन अब इन्होंने उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया है 206C क्लॉज शायद मेरे ख्याल से 1F है, उसमें इन्होंने कर दिया है कि इस गाड़ी के साथ अदर नोटिफाइड गुड्स भी कर दिया है। नोटिफाइड गुड्स अभी ये कौन से गुड्स उसमें लाएंगे तो वो भी देखने वाली बात है। मान लीजिए मैं कोई बिल्डर हूँ या मैं कोई हूँ, अब मैंने किसी पार्टी से 20 लाख रुपए का मान लीजिए या 18 लाख रुपए का मैंने सीमेंट परचेज़ किया है या कोई मटेरियल परचेज़ किया है, अब वो TDS उसमें मेरा काटेगा 1% TCS सॉरी अंडर सेक्शन 206C 1F उसमें वो काटेगा। अगर मैं उसको परचेज़ को, अब इसका मतलब ये कि वो परचेज़ मुझे हर हालत में, क्योंकि जब इनका आपस में डाटा इनकम टैक्स का और GST का शेयर करते हैं तो उसमें मैं अगर वो उसको सोचता हूँ कि भाई 28% का मेरा ये सीमेंट है, मैं इसको ना दिखाऊं या ना बुक्स में लूँ
मैं ऐसी परचेज दिखा दूँ तो वो आप अब नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी ये TCS, क्योंकि आपके 26 में वो दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने उसको एक अमेंडमेंट हल्का सा कर दिया है कि भाई अब इसमें भी 10 लाख से ऊपर की अगर कोई भी लग्जूरियस या कोई अभी नोटिफाई करेंगे क्या गुड्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ मोटर व्हीकल के लिए था, बट इसमें भी इन्होंने एक क्लॉज बढ़ा दिया है और उसमें इसको नोटिफाई गुड को इन्होंने इंक्लूड कर दिया। अभी नोटिफाई करेंगे वो कौन से गुड्स हो सकते हैं, इट मे बी लग्जूरियस गुड्स। तो ये कुछ मेजर चेंजेस इनकम टैक्स एक्ट में किए गए थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इसी के साथ अब हम लेते हैं जीएसटी में। जीएसटी में भी इन्होंने कुछ 35 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए हैं जीएसटी एक्ट में। सेक्शंस में कुछ में अमेंडमेंट किए हैं, कुछ नए इन्होंने जैसे कि इन्होंने अपनी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अनाउंस किए थे वो इन्होंने ऐड किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ही इन्होंने नया सेक्शन इंसर्ट किया है 74A। 74A बात करता है कि आप जो है इन्होंने 73 और 74 को इन्होंने ऑनवर्ड 24-25 ख़त्म कर दिया, यानी कि जो भी आपकी प्रोसीडिंग या जो भी असेसमेंट 73-74 में होने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 23-24 तक होंगे। 24-25 ऑनवर्ड आपको जो है अब 74A में ही आपका असेसमेंट होंगे। 74A क्या बात करता है? 74A ने 73, जैसा आप जानते हैं 73 में नॉन फ्रॉड केस होते थे, जिसमें आपने कोई टैक्स नहीं जमा किया है या शॉर्ट जमा किया है या आईटीसी ज़्यादा ले लिया है या आईटीसी आपने गलत लेके यूटिलाइज कर लिया है या रिफंड गलत तरीके से ले लिया है, तो वो अगर विदाउट आपकी इंटेंशन के बोनाफाइड इंटेंशन से लिया गया है तो 73 में, और मेलाफाइड इंटेंशन से लिया गया है तो वो उसको 74 कर दिया करते थे कि भाई 74 में विलफुल करके इन्होंने फ्रॉड किया है। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड 5 साल का था, और उसमें इनको 5 साल से पहले 6 महीने से पहले 5 साल ख़त्म होने के 6 महीने पहले, यानी कि आप ऐसे समझो कि 5 साल में 60 महीने होते हैं तो 6 महीने पहले 54 महीने के बाद इनको 6 महीने पहले आपको नोटिस देना होता था 74 में, और 73 में देना होता था इनको 36 महीने, यानी 36 महीने में इनको उसको असेसमेंट करना था, और 3 महीने पहले यानी कि 33 महीने बाद आपको नोटिस सर्व करना होता था, तब ये 73 में उसका असेसमेंट करते थे। अब इन्होंने क्या किया है, इस टाइम लाइन को कॉमन एक टाइम लाइन बनाने के लिए एक नया सेक्शन 74A इंसर्ट कर दिया है। अब इस 74A में नॉन फ्रॉड केस और फ्रॉड केस सब इंक्लूड होगा। इसमें टाइम लाइन उन्होंने एक कर दी है कि भाई सारे जो नोटिस देने की वो है एक टाइम पीरियड एनुअल रिटर्न की डेट से 42 महीने के बाद आपको नोटिस दे देंगे 42 महीने के अंदर, और उसके बाद 1 साल तक ये उसका असेसमेंट इनको अधिकारियों को दिया गया है कि भाई आप नोटिस देने के 1 साल के बाद 1 साल तक आप उसका असेसमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि आप एक जेन्युइन टैक्स पेयर हैं और एक फ्रॉडुलेंट मतलब टैक्स पेयर है, तो आपको दोनों को एक ही कैटेगरी में इन्होंने रख दिया है, एक ही कैटेगरी में, यानी कि और साथ साथ इन्होंने जो इसकी टाइम लाइन उन्होंने डिसाइड की है वो भी मैं समझता हूँ कि वो भी इन्होंने डिपार्टमेंट के फेवर में ही कर दी है। मान लीजिए 73 में अगर आपका असेसमेंट होता था तो आपको 3 साल आपके पास होते थे, 3 साल में अगर ये असेसमेंट नहीं करते इट विल बी कंक्लूडेड एज कि भाई ये जो है आपका केस हो गया है अगर वो 3 साल में कुछ नहीं हुआ है। बट इन्होंने क्या किया है चालाकी से 74A ला करके 73 का टाइम भी एक तरीके से 42 महीने तो आपका नोटिस का कर दिया और 1 साल और, यानी कि 52 महीने इन्होंने कर दिया। 52 महीने अब आपके लिए सोचिए कि आप 73 के लिए भी 52 महीने हो गए। अब आप 4-5 साल तक ये आप रहेगा कि आपका कभी भी नोटिस 73 में आ सकता है। 74 तो पहले से था ही, तो वही लगभग 74 के लगभग ही ये सारी चीज़ें ले आए कि 74 में 5 साल थे, तो अब इन्होंने 42 और 12 54 महीने में इनको करना है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर तो ये 74 वाली पूरी ले आए कि भाई 74 में 60 महीने थे वो अब इन्होंने 54 महीने कर दिए। तो इसमें जो अल्टीमेटली जो हमें थोड़ा सा जो टैक्स पेयर के लिए दिक्कत है कि जो उसका 73 था जो 3 साल में होता था जो नॉन फ्रॉड केस होते थे, अब उसको भी इन्होंने एक तरीके से 54 महीने में ले गया, आप समझ लीजिए आप 4 मतलब मोटा मोटी 5 साल से ही ले गए। तो ये एक ये जो बॉल है ना ये डिपार्टमेंट की कोर्ट में चली गई है कि अब वो 73 ये करें या 74 करें, उनको पास आराम से
फुल टाइम है, वो आपके पास 42 महीने तक आपको नोटिस दे सकते हैं और अगले 1 साल तक उसका असेसमेंट कर सकते हैं। तो उसमें एक इन्होंने ये कॉमन टाइम लाइन लाने के लिए 74A किया है, और 74A में जो भी होगा वो ऑनवर्ड 24-25 होगा। 24-25 से पहले जो भी 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 के जो आपके असेसमेंट होंगे वो 73 और 74 में ही होंगे। उनका 73 और 74 31/3/24 तक ही लागू होगा। 24-25 से ये सेक्शन 73 और 74 ख़त्म हो जाएंगे। बट अभी आप ये सोचोगे 73-74 ख़त्म हो चुका है, अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वजह ये कि अभी तो 19-20 के केस 19-20 का असेसमेंट चल रहा है, 20-21 के होने, 21-22 के होने, 22-23 के, 23-24 के होने। तो ये इन्होंने अभी 74 जो है वो इसके लिए किया। लेकिन एक बात और मैं आपको इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने 42 महीने नोटिस देने के और 1 साल इन्होंने असेसमेंट का रखा है, उसके साथ इन्होंने एक क्लॉज और जोड़ दिया है कि अगर ज्वाइंट कमिश्नर चाहे तो 6 महीने और उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। इट मीन्स वही हो गया कि पूरे 54 और 6 60, तो 5 साल ही हो गए। तो हम तो आप 73 हो या आपका 74 हो, आपको तो पूरा 5 साल आपको अब सोचते रहना है कि हाँ जी मेरा कब केस होगा, कब कभी भी आ सकता है। अब वो 73 में आए या 74 में आए, ये थोड़ा सा इन्होंने इसमें अपना एक इन्होंने कॉमन टाइम लाइन दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि टैक्स पेयर के हिसाब से बहुत बेटर ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा इन्होंने एक जो नया सेक्शन इंसर्ट किया है वो 128 कैपिटल है। जैसे आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें वेवर पेनल्टी का, इंटरेस्ट का है, और वो जो असेसमेंट सिर्फ सेक्शन 73 में हुए हैं, जो उस पर पेनल्टी और इंटरेस्ट है उसका वेवर इन्होंने किया है। अगर आपको नोटिस मिल गया है या आपके पास आपने नोटिस का जवाब दिया, आपका DRC 07 हो गया है, या आप उस जजमेंट के खिलाफ अपील में चले गए हैं, या अपील से डिसीज़न हो गया, तो आपको ये 128 का फ़ायदा आप उसको लेकर के उसका जो टैक्स है वो अगर बनता है तो आप 31 मार्च 2025 से पहले जमा कर देंगे, तो वो आपका उसका उस साल से संबंधित जो भी आपने असेसमेंट हुआ है, जितना भी पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा है, वो वेवर हो जाएगा। बट इसमें यह है कि मान लीजिए आपका कोई जजमेंट हो गया और आप अपील में चले गए हैं, तो आपको अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी और 128 कैपिटल ए का फ़ायदा लेना होगा। तो आपको वो फिर आपको जो आपने अपील की है वो आपको विड्रॉ करनी होगी, क्योंकि आप जब लिटिगेशन ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल you will withdraw the application of filing application of appeal, then you will be able to गेट द बेनिफिट ऑफ 128 कैपिटल है। तो इसके साथ एक और ये इशू है कि भाई 128 कैपिटल ए में 73 के अलावा 74 को उन्होंने नहीं लिया है। 74 किसी और सेक्शन को नहीं लिया गया है, सिर्फ 128 कैपिटल है। सिर्फ और सिर्फ जो 73 में असेसमेंट होंगे वो उन्हीं के लिए लाया गया है, और ये 3 साल के लिए लाया गया है, 17-18, 18-19, 19-20। इन 3 साल में जो भी आपके 73 में असेसमेंट हुए हैं उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो बनी है उस पर कोई अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी बनी है तो वो आप इसका फ़ायदा लेके वेव हो सकती है। एक बात और, अगर आप इस 128 कैपिटल ए का फ़ायदा लेकर इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव करा लेते हैं और जो उसमें टैक्स आपने जमा किया है तो उसके सामने आप फिर अपील नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लिटिगेशन को कम करने के लिए सेक्शन लाए हैं। तो इसलिए इसमें जो है आपको अपील, इसमें जो है जो अभी आप टैक्स जमा करेंगे उसमें आप फिर अपील नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा उसको आप जमा करके इसको ख़त्म कर देंगे। दूसरा बात, इन्होंने इस बिल में उसमें भी वो भी ऐड कर दिया है 107 112 जो प्री डिपॉजिट था ट्रिब्यूनल के लिए, वो भी इन्होंने 20% की जगह 10% कर दिया है। दूसरी, अभी इन्होंने इसको 128 कैपिटल ए को वो कर दिया है, लेकिन अभी इसके रूल जब भी आएंगे, अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में जब भी ये नोटिफाई हो जाएगा, अभी तो ये फाइनेंस बिल हुआ है, अभी ये जिस दिन ये इनकी हमारे राष्ट्रपति जी की इसमें वो मिल जाएगी तो ये एक्ट वो बजट वो हो जाएगा फाइनल, और उसके बाद हमारा ये एक्ट में अमेंडमेंट हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी इसमें अमेंडमेंट किए हैं कि
जैसे 17/5 में पहले हम किसी भी टैक्स का 73 या 74 में हमको डिपॉजिट कर दिया करते थे, तो 73 का तो ये हमें सामने रिसिपेंट को इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता था। अब इन्होंने उस क्लॉज को भी वो कर दिया है कि उसमें जो 73, 74, वो 74, 129 और 130 था, तो उसको भी हटा दिया है। अब आप कोई 129 और 30 में आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें आपको टैक्स जमा किया है, तो उसका बेनिफिट आपके रिसिपेंट को, अगर आपने कोई टैक्स उसमें जमा किया है 73 में या 129 में और 130 में, तो आपको सामने रिसिपेंट को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ जो अमेंडमेंट है जीएसटी में, इनकम टैक्स में, मैंने आपसे डिस्कस की है। हाँ, यहाँ एक बात और बताने वाली बात यह है कि इसमें जीएसटी में और भी कई सारे इन्होंने चेंजेस किए हैं। वो छोटे छोटे चेंजेस हैं। जैसे इन्होंने एक नया सेक्शन 11A इंसर्ट किया है, और एक इन्होंने जो बताना मैं रह गया, मेरा मिस कर गया, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो इन्होंने 16/4 में अमेंडमेंट करना था वो भी कर दिया है इन्होंने। और अमेंडमेंट के साथ इन्होंने क्या किया है कि 16/4 में 2 नए क्लॉज और 16/5 और 16/6 इन्होंने इंसर्ट कर दिए हैं। 16/5 के लिए इन्होंने जो टाइमलाइन दी है वो 30/11/2021 दी है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट 17/18, 18/19, 19/20, 20/21 का आप अब 30/11 तक ले पाएंगे, अगर 30/11 तक आपकी कोई रिटर्न जमा है और आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अब आपको मिल जाएगा। ऐसे ही इन्होंने 16/6 में जो उन लोगों को भी रिलीफ दिया है जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए पड़े हैं, उनकी डेट निकल चुकी है, और अगर वो रिवोक कराते हैं अपना रजिस्ट्रेशन और रिवोक हो जाता है तो उनकी रिटर्न क्योंकि पहले भरी नहीं गई हैं, अब वो अगर विदिन 1 मंथ, अगर विदिन 1 मंथ वो रिवोकेशन के अगर अपनी पुरानी सारी पेंडिंग रिटर्न्स भर देते हैं तो उनको भी उस आईटीसी का लाभ मिल जाएगा। ये एक इन्होंने अच्छा उसको इनपुट टैक्स रेट के लिए दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो आपकी जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, समझ में आए होंगे, और आगे भी मैं आपको आपके लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो डालता रहूँगा। इसलिए आपसे एक बार आपसे फिर गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, जिससे जो भी मैं आपका लिए वीडियो डालूँ या नोटिफिकेशन डालूँ वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।